नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल जीके बाई सुनील सर में। दोस्तों आज फिर से राजस्थान का इतिहास, राजस्थान हिस्ट्री से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन आप सभी के सामने लेकर उपस्थित हुआ हूँ, जो एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। ऐसे क्वेश्चन बार बार एग्जाम में पूछे जा चुके हैं या फिर आगामी एग्जाम में पूछे जाने की पूरी संभावना रहेगी। दोस्तों ये क्वेश्चन और पढ़ाने का तरीका कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में आप जरूर बताते रहें। जिन दोस्तों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन के बटन को दबाएं ताकि नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो दोस्तों देर ना करते हुए हम शुरू करते हैं आज का हमारा पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है हमारा, स्क्रीन पर आप सभी को दिख रहा है कि ग्वालियर शिलालेख में नागभट्ट प्रथम को किस उपाधि से सम्मानित किया गया। ग्वालियर शिलालेख या फिर हम कहें ग्वालियर प्रशस्ति में नागभट्ट प्रथम को निम्न में से कौन सी उपाधि से सम्मानित किया गया। तो दोस्तों मैंने मेरे पहले वाले वीडियो में आपको एक क्वेश्चन बताया था, उसमें इससे कौन सी उपाधि से, नारायण की उपाधि से सम्मानित किया गया है। दोस्तों नागभट्ट प्रथम का समय रहा है 730 ईसा पूर्व से यहाँ पर 760 ईस्वी के मध्य किनका शासन रहा, नागभट्ट प्रथम का, जिनको ग्वालियर प्रशस्ति में नारायण की उपाधि के नाम से पहचाना गया। इसी के साथ दोस्तों निम्न में से किस शासक को मलेच्छों का नाशक कहा जाता है। तो नागभट्ट प्रथम को क्या कहते हैं दोस्तों, नागभट्ट प्रथम को मलेच्छों का नाशक के नाम से भी जाना जाता है। क्या, मलेच्छों का नाशक या मलेच्छों का नाश करने वाला या मलेच्छों का अंत करने वाला जो है वो किसे माना गया है, नागभट्ट प्रथम को माना गया है। ठीक है, तो ग्वालियर प्रशस्ति के अनुसार नागभट्ट प्रथम को नारायण और क्या कहा है, मलेच्छों का नाशक भी इन्हें कहा गया है। चलिए दोस्तों हम शुरू करते हैं हमारा अगला क्वेश्चन। किस प्रतिहार शासक के शासन काल में उद्योतन सूरी ने कुवलयमाला ग्रंथ की रचना की। एक क्वेश्चन आपका यहां भी बन रहा है, क्वेश्चन में ही दूसरा क्वेश्चन है, साथ में आंसर है कि कुवलयमाला ग्रंथ की रचना की तो किसने की, उद्योतन सूरी ने। ये ऐसे लिखा हुआ होता है दोस्तों, या लिखने में थोड़ा मिस्टेक हुआ, सॉरी। उद्योतन सूरी के द्वारा लिखा गया कौन सा ग्रंथ है, कुवलयमाला ग्रंथ लिखा गया। तो किस प्रतिहार शासक के शासन काल में ये ग्रंथ रचा गया, इसमें से कौन सा प्रतिहार कालीन शासक था, तो वह था कौन, वत्सराज। वत्सराज का समय 783 ईस्वी से 795 ईस्वी के मध्य उद्योतन सूरी के द्वारा कुवलयमाला ग्रंथ की रचना की गई। ठीक है, इसी के साथ दोस्तों अगर हम बात करें तो 783 ईस्वी में जैन आचार्य जीनसेन, कौन, जीनसेन द्वारा क्या किया गया, हरिवंश पुराण लिखा गया। क्या लिखा गया, हरिवंश पुराण। कि हरिवंश पुराण लिखने वाले कौन हैं, तो हरिवंश पुराण भी लिखने वाले कौन हैं, जीनसेन। कौन है, जीनसेन। कौन है, जीनसेन। जीनसेन लिखते हैं हरिवंश पुराण और उद्योतन सूरी लिखते हैं कौन सी, कुवलयमाला ग्रंथ। किसके शासन काल में, वत्सराज। ये दोनों ही ग्रंथ जो हैं ये वत्सराज के शासन काल में ही लिखे जाते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन हमारा, किसके शासन काल में त्रिपक्षीय संघर्ष प्रारंभ हुआ। त्रिपक्षीय संघर्ष का मतलब है एक पक्ष कौन था, एक पक्ष राष्ट्रकूट, कौन था, राष्ट्रकूट। दूसरी तरफ कौन था, पाल। और तीसरी तरफ कौन था, प्रतिहार। कौन था, प्रतिहार संघर्ष। राष्ट्रकूट, पाल और प्रतिहारों के मध्य एक संघर्ष होता है और उसे कहा जाता है त्रिपक्षीय संघर्ष। तो ये त्रिपक्षीय संघर्ष, राष्ट्रकूट, पाल और प्रतिहारों का ये संघर्ष है, ये इनमें से किसके शासन काल में प्रारंभ होता है, तो यह वत्सराज के शासन काल में प्रारंभ होता है। वत्सराज गुर्जर प्रतिहार वंश के राजा, कौन से, गुर्जर प्रतिहार वंश के राजा। वत्सराज के समय में कन्नौज को लेकर, किसको लेकर, कन्नौज जो है, इस कन्नौज को लेकर त्रिपक्षीय संघर्ष हुआ था, जिसमें एक तरफ राष्ट्रकूट, एक तरफ पाल थे और दूसरी तरफ कौन थे, प्रतिहार। और इन्हीं प्रतिहारों में कौन था, वत्सराज। किसको लेकर, कन्नौज को लेकर यह संघर्ष हुआ था, जिसको अपन त्रिपक्षीय संघर्ष कहते हैं।
दोस्तों अगला क्वेश्चन हमारा, किस शासक ने आदिवराह की उपाधि धारण की तथा वराह नामक मुद्राएं चलाई? कि निम्न में से वह शासक जिसको कौन सी उपाधि प्राप्त थी? आदिवराह की उपाधि प्राप्त थी तथा क्या वराह नामक मुद्राएं चलाई। कौन सी मुद्राएं? वराह नामक मुद्राएं चलाई। तो वह कौन है? मिहिर भोज। मिहिर भोज कौन था? मिहिर भोज दोस्तों क्या ग्वालियर, क्या है? ग्वालियर अभिलेख में, कौन सी अभिलेख में? ग्वालियर अभिलेख या प्रशस्ति में, ग्वालियर अभिलेख या प्रशस्ति में मिहिर भोज प्रथम, कौन? मिहिर भोज प्रथम को कौन सी उपाधि दी गई? आदिवराह की उपाधि दी गई। ये प्रतिहार वंश का ही नहीं, भारतवर्ष का, किसका? भारतवर्ष का, भारतवर्ष का एक महान शासक भी इनको माना जाता है। किनको? मिहिर भोज प्रथम को। ग्वालियर अभिलेख के अनुसार यह इनको कौन सी उपाधि? आदिवराह की उपाधि वराह नामक क्या चलाई? मुद्राएं चलाई। और इसी के साथ भारतवर्ष का एक महान शासक माना जाता है किसको? मिहिर भोज को। हमारा अगला क्वेश्चन, 7वीं सदी का प्राचीनतम विष्णु मंदिर जो मंडोर से प्राप्त हुआ किस कला को प्रदर्शित करता है? हाँ, तो 7वीं सदी का प्राचीनतम विष्णु मंदिर जो मंडोर से प्राप्त होता है, मंडोर जोधपुर, प्राचीन नाम मंड्यापुर जो है, जो मंडोर से प्राप्त हुआ, किस कला को प्रदर्शित करता है? तो कौन सी कला को? गुर्जर प्रतिहारों की कला को। कि 7वीं सदी का प्राचीनतम विष्णु मंदिर मंडोर से प्राप्त होता है, यह गुर्जर प्रतिहारों की कला को प्रदर्शित करता है। हमारा अगला क्वेश्चन, निम्न में से राजशेखर किसके दरबारी कवि थे? राजशेखर जो है ये महेंद्रपाल के कवि, दरबारी कवि हैं। महेंद्रपाल के दरबारी कवि थे कौन? राजशेखर। दोस्तों याद रखना, राजशेखर कृत कर्पूर मंजरी आपने नाम सुना होगा। कर्पूर मंजरी, एक तो नाम याद रखना, कर्पूर मंजरी। और काव्य मीमांसा, क्या है? काव्य मीमांसा नामक ग्रंथ लिखे। किसने? राजशेखर ने। एग्जाम में क्वेश्चन आए थे कि कर्पूर मंजरी जो है ये रचना किसकी है? तो किसकी है? राजशेखर की। काव्य मीमांसा जो रचना है वो किसकी है? राजशेखर की। ये किसके दरबारी कवि थे? तो ये महेंद्रपाल के दरबारी कवि माने गए हैं। चलिए अगला क्वेश्चन दोस्तों, निम्न में से वह शासक जिसने अरब आक्रमणकारियों को अपने राज्य में बटने नहीं दिया, कि इनमें से वह कौन सा शासक है जिसने अरब आक्रमणकारियों को अपने राज्य में बढ़ने नहीं दिया था और यह शासक अरबों का शत्रु कहा गया? निम्न में से वह शासक क्या है? अरबों का क्या है? शत्रु है। तो वो नागभट्ट प्रथम है। नागभट्ट प्रथम जब तक अपनी गद्दी शासन पर रहा तब तक अरबों को आगे बढ़ने नहीं दिया, इसलिए उनको अरबों का शत्रु भी कहा जाता है। कौन? नागभट्ट प्रथम। इनका शासनकाल 730 से 760 ईस्वी के मध्य रहा है और इन्होंने अपने समय में, प्रत्येक समय में अरबों का एकदम से हम ये कह सकते हैं कि सफलता पूर्वक सामना किया है। किसने? नागभट्ट प्रथम ने। अरबों का, अरब जो लोग हैं, अरब आक्रमणकारी जो थे, उनका सफलता पूर्वक सामना किया था, इसलिए इनको अरबों का शत्रु भी कहा जाता है। अरब यात्री अल मसूदी ने किस प्रतिहार शासक के शासन काल में भ्रमण किया? ये क्वेश्चन दोस्तों बहुत बार एग्जाम में पूछा जा चुका है कि अरब यात्री कौन? अल मसूदी है। ये एक यात्री थे जो अरब के रहने वाले थे। ये प्रतिहार शासक के कौन? प्रतिहार शासक के कौन से शासक के शासन काल में ये भारत के भ्रमण पर आया था? ठीक है, तो याद रखना ये महेंद्रपाल, जब महेंद्रपाल जो गुर्जर प्रतिहार वंश के शासक थे, इनके शासन काल में ही आया था कौन? अरब यात्री अल मसूदी। ठीक है दोस्तों, 915 ईस्वी, कभी 915 ईस्वी में अरब यात्री अल मसूदी कहाँ आया था? भारत आया था। कहाँ आया था? भारत। ये क्वेश्चन में एग्जाम में पूछ सकते हैं कि अरब यात्री अल मसूदी जो है वो भारत में कब आए थे? तो 915 ईस्वी को भारत में आए थे। ठीक है, और उन्होंने लगभग 943 से 944 ईस्वी में भारत संबंधी एक अपना विवरण
लिखा था। और अपना यात्रा वृतांत किसने, अल मसूदी ने अपना जो यात्रा वृतांत है दोस्तों वह लिखा था किसमें, मजरूल, क्योंकि अरबी भाषा में है मजरूल जहब। मजरूल जहब मतलब एक स्वर्णमय क्षेत्र, भारत के संबंध में अपना यात्रा वृतांत जो है वो लिखा मजरूल जहब, कि मजरूल जहब नामक यात्रा वृतांत किसका है, तो ये किसका है, ये अल मसूदी का है। कब लिखा था, जब ये भारत के भ्रमण पर आए थे। उस समय भारत का शासक गुर्जर प्रतिहार शासक कौन था, महेंद्र पाल अपनी गद्दी पर था। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन, प्रतिहारों को वैदिक क्षत्रियों का वंशज निम्न में से किसने कहा है। ये क्वेश्चन भी अपने आप में बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में बार बार पूछे भी जा चुके हैं। तो प्रतिहारों को वैदिक क्षत्रियों का वंशज किसने कहा है, कि इनमें से कौन है जिन्होंने प्रतिहारों को वैदिक क्षत्रियों का वंशज कहा है, तो वो डॉक्टर हीराचंद ओझा है। कौन है, डॉक्टर ओझा ने प्रतिहारों को वैदिक क्षत्रियों का वंशज माना है। हमारा अगला क्वेश्चन, निम्न में से किस स्थान पर अलाउद्दीन खिलजी का युद्ध नहीं हुआ, कि इनमें से कौन सा स्थान है जहां पर अलाउद्दीन खिलजी का युद्ध नहीं हुआ है, तो वह कौन है, नाडोल है। कौन है, नाडोल नामक स्थान पर अलाउद्दीन खिलजी ने युद्ध नहीं किया। बाकी रणथंबोर, सिवाना और जालोर का जो युद्ध है वो किसने लड़ा था, ये अलाउद्दीन खिलजी ने लड़ा है। ठीक है, तो नाडोल नामक स्थान पर उसने कोई युद्ध नहीं किया। अगला क्वेश्चन, मोहम्मद गोरी व पृथ्वीराज चौहान के बीच तराइन का द्वितीय युद्ध कब हुआ, किनके मध्य। अब यहां एग्जाम में क्वेश्चन पूछ जाता है कि तराइन कहां है, तो तराइन करनाल हरियाणा में स्थित है। ठीक है, दूसरा तराइन का युद्ध किन किन के मध्य हुआ, तो मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज चौहान के मध्य हुआ। और यहां पूछा गया कि युद्ध कब हुआ, तो 1192 ईस्वी में हुआ है। याद रखना 1191 ईस्वी में तराइन का पहला युद्ध हुआ था और 1192 ईस्वी में तराइन का दूसरा युद्ध हुआ था। पहले युद्ध में पृथ्वीराज चौहान विजय हुआ था और दूसरे युद्ध में कौन विजय हुआ था, मोहम्मद गोरी विजय हुआ था। और इसी के साथ भारत में किसकी स्थापना हो गई थी, इस दूसरे तराइन के युद्ध के समय ही भारत में मुस्लिम राज्य की स्थापना हो गई थी। किसकी हो गई थी, मुस्लिम राज्य की स्थापना। क्वेश्चन आ सकता है एग्जाम में कि भारत में मुस्लिम राज्य की स्थापना में से कौन से युद्ध के बाद होती है, तो कौन से युद्ध के बाद, 1192 में हुए तराइन के द्वितीय युद्ध के बाद भारत में मुस्लिम राज्य की स्थापना हो जाती है। दोस्तों अगला क्वेश्चन हमारा, तराइन के प्रथम युद्ध में पृथ्वीराज चौहान ने किससे पराजित किया था। तराइन का प्रथम युद्ध 1191 ईस्वी में तराइन करनाल हरियाणा में हुआ। किनके बीच, पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गोरी के बीच। किनके बीच हुआ था, पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गोरी के बीच हुआ था। तो इसने यहां पर पृथ्वीराज चौहान ने किसको पराजित किया था, मोहम्मद गोरी को पराजित किया था। और दूसरे युद्ध में मोहम्मद गोरी ने किसको पराजित कर दिया था, पृथ्वीराज चौहान को पराजित कर दिया था। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, तराइन का मैदान निम्न में से वर्तमान में किस राज्य में स्थित है, तो तराइन का मैदान करनाल नामक स्थान पर है। और करनाल दोस्तों कहां स्थित है, तो करनाल हरियाणा में स्थित है। तो तराइन का मैदान वर्तमान में कहां स्थित है, हरियाणा में स्थित है। ठीक है, चलिए हम बात करते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की। अलाउद्दीन खिलजी ने रणथंबोर के किस शासक को परास्त कर रणथंबोर दुर्ग पर विजय पताका फहराई। अलाउद्दीन खिलजी ने किस पर आक्रमण किया, रणथंबोर पर आक्रमण किया। उस समय रणथंबोर का कौन सा शासक था जिसको हराकर कौन, अलाउद्दीन खिलजी रणथंबोर दुर्ग पर विजय प्राप्त कर लेता है, तो उस समय शासक कौन थे, हमीरदेव चौहान थे। कौन थे, हमीरदेव चौहान। कब दोस्तों, ये घटना 1301 ईस्वी की है। कब की है, 1301 ईस्वी में सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी ने हमीरदेव चौहान पर क्या किया था, आक्रमण किया था। उस समय वहां कौन थे, हमीरदेव चौहान, कहां के, रणथंबोर दुर्ग में शासक थे। और उसी समय अलाउद्दीन खिलजी है वो हमीरदेव को हरा देते हैं और किस दुर्ग पर, रणथंबोर दुर्ग पर अपना अधिकार कर लेते हैं। चलिए हमारा अगला क्वेश्चन, गुर्जर प्रतिहार वंश का प्रथम योग्य उल्लेखनीय प्रतापी शासक था। देखो कितनी महत्वपूर्ण है कि इनमें से कोई एक आदमी ऐसा है जिसको प्रथम, गुर्जर प्रतिहार वंश का प्रथम शासक, एक योग्य शासक, एक उल्लेखनीय शासक
और एक प्रतापी शासक के रूप में उनको जाना जाता है, वह नागभट्ट प्रथम है। कौन है? नागभट्ट प्रथम। दोस्तों नागभट्ट प्रथम 730 से 760 ईस्वी के मध्य इनका समय माना जाता है। ये एक प्रतापी शासक हुआ, ठीक है। इसका दरबार जो है वो क्या कहलाता था? अगर एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए कि नागभट्ट प्रथम का दरबार क्या कहलाता था, तो नागभट्ट प्रथम का दरबार कहलाता था नागावलोक। क्या कहलाता था? नागावलोक का दरबार, कि नागावलोक का दरबार कहलाता था किसका? नागभट्ट प्रथम का, ठीक है। और ये वही नागभट्ट प्रथम है दोस्तों जिसके संबंध में पहले क्वेश्चन आया था कि ग्वालियर प्रशस्ति में इनको क्या नारायण की उपाधि दी, और मलेच्छों का नाशक भी इनको कहा है। किनका नाशक? मलेच्छों का नाशक जिनको कहा है, तो वह कौन है? नागभट्ट प्रथम है, ठीक है। तो एक योग्य थे, प्रथम थे, उल्लेखनीय और प्रतापी शासक माना गया है नागभट्ट प्रथम को। किस वंश का? गुर्जर प्रतिहारे वंश का। 6ठी शताब्दी के आसपास गुर्जरात्रा प्रदेश पर शासन था, कि 6ठी शताब्दी के आसपास राजस्थान में, दक्षिण राजस्थान का क्षेत्र गुर्जरात्रा प्रदेश, जहां पर निम्न में से किनका शासन था? तो वहां पर प्रतिहारों का शासन था। किनका शासन था? प्रतिहारों का। चलिए अगला क्वेश्चन, जोधपुर से प्राप्त घटियाला शिलालेख में किस प्रतिहार राजा की जानकारी मिलती है? जोधपुर जिले के घटियाला गांव से एक अभिलेख प्राप्त हुआ, शिलालेख प्राप्त हुआ, जिसको अपन कहते हैं घटियाला शिलालेख। ये निम्न में से कौन से प्रतिहार राजा की जानकारी देता है? तो यह ककुक की जानकारी देता है। किस शासक की, किस राजा की देता है? तो जोधपुर से प्राप्त घटियाला जो शिलालेख है उसमें ककुक नामक जो शासक है उसकी जानकारी मिलती है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जलालुद्दीन खिलजी ने किस दुर्ग पर विजय प्राप्त नहीं करने पर यह कहा था कि मैं इस दुर्ग को मुसलमानों के एक बाल के बराबर भी नहीं समझता। जलालुद्दीन खिलजी ने ऐसा दुर्ग है इनमें से जिस पर आक्रमण किया, लेकिन वह उस पर विजय प्राप्त नहीं कर पाया। विजय प्राप्त नहीं कर पाया तो उसने एक शब्द उक्ति कही थी, एक कथन कहा था कि मैं इस दुर्ग को मुसलमानों के एक बाल के बराबर भी नहीं समझता। दोस्तों ये बात तो वह हुई कि अंगूर खट्टे हैं, नाच न जाने आंगन टेढ़ा। वही बात हुई कि जब वो इस दुर्ग को नहीं जीत पाई। वह कौन था? रणथंबोर का दुर्ग था। उसने, किसने? जलालुद्दीन खिलजी ने जब रणथंबोर दुर्ग पर आक्रमण किया तो वो उसको नहीं जीत पाया, और उसी समय उन्होंने कहा था कि मैं ऐसे दुर्गों को मुसलमानों के एक बाल के बराबर भी नहीं समझता, लेकिन उस दुर्ग को नहीं जीत पाई। चलिए अगला क्वेश्चन, 1311 ईस्वी में अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण के समय जालोर का शासक कौन था? देखिए अलाउद्दीन खिलजी ने कब 1311 ईस्वी में किस पर आक्रमण किया? जालोर पर आक्रमण किया था। उस समय जालोर का शासक कौन था? तो कानड़ देव। कौन था? कानड़ देव है, वो जालोर के शासक थे। 1311 ईस्वी में अलाउद्दीन खिलजी ने क्या किया? आक्रमण किया। अगला क्वेश्चन, अलाउद्दीन खिलजी ने 1303 ईस्वी में किस शहर का नाम खिजराबाद रखा? कब? 1303 ईस्वी में। किसने? अलाउद्दीन खिलजी ने उसको विजिट कर लिया, चित्तौड़ को। किसको? चित्तौड़ को विजिट कर लिया, और वहां पर चित्तौड़ में गुहिल वंश के शासक कौन है? रतन सिंह। कौन शासक था? रतन सिंह। रतन सिंह इस युद्ध में हार जाते हैं, वो चित्तौड़ दुर्ग पर अपना अधिकार कर लेते हैं, ठीक है। और उसी समय वो चित्तौड़ का नाम बदलकर क्या रख देते हैं? खिजराबादे रख देते हैं। तो देखिए यहाँ 1303 ईस्वी में अलाउद्दीन खिलजी ने किस पर आक्रमण किया? चित्तौड़ पर आक्रमण किया। चित्तौड़ में गुहिल वंश के शासक थे कौन है? रतन सिंह। उनको हराया और चित्तौड़ का नाम बदलकर क्या रख दिया? खिजराबादे रख दिया गया। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिवाना के युद्ध में अलाउद्दीन खिलजी ने किस राजा को पराजित किया? सिवाना का युद्ध अलाउद्दीन खिलजी कब हुआ? देखिए दोस्तों सिवाना का युद्ध हुआ है 1308 ईस्वी में। कब हुआ है? 1308 ईस्वी में अलाउद्दीन खिलजी ने किस राजा को पराजित किया? इनमें से वह कौन है? तो वह सांतल देव था। सिवाना के दुर्ग में उसका रक्षक अपन कहे राजा जो था वो कौन था? सातल देव। सातल देव कौन था? चौहान था। सातल देव चौहान को हराकर कौन? अलाउद्दीन खिलजी सिवाना के दुर्ग पर अधिकार कर लेते हैं, और सिवाना का नाम क्या रख देते हैं? सिवाना का नाम खैराबादे रख देते हैं। क्या रख देते हैं? खैराबादे रख देते हैं। ये दुर्ग वर्तमान में बाड़मेर जिले में
स्थित है। सिवाना का दुर्ग जो है वो वर्तमान में कौन से जिले में है? बाड़मेर जिले में। आक्रमण कब हुआ? 1308 ईस्वी में। आक्रमणकारी कौन था? अलाउद्दीन खिलजी। किस पर आक्रमण किया? सिवाना पर। उस समय सिवाना का शासक कौन था? सातलदेव चौहान। युद्ध में सातलदेव चौहान हार जाते हैं। अलाउद्दीन खिलजी सिवाना पर अपना अधिकार कर लेते हैं और सिवाना का नाम क्या रख देते हैं? खैराबादी रख देते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन, अलाउद्दीन खिलजी ने किस दुर्ग का नाम खैराबाद रखा? अभी हमने बात करी, कौन सा? सिवाना दुर्ग। सिवाना दुर्ग कहाँ? बाड़मेर में स्थित है। 1308 में क्या किया था? आक्रमण किया था। उस समय सिवाना के दुर्ग में शासक कौन थे? सातलदेव चौहान। सातलदेव चौहान इसमें हार जाते हैं। अलाउद्दीन खिलजी सिवाना का नाम बदलकर क्या रख देते हैं? खैराबादी रख देते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन, किस वर्ष अलाउद्दीन खिलजी ने जालोर पर विजय प्राप्त की थी? इनमें से कौन से वर्ष में किसने, अलाउद्दीन खिलजी ने कहां पर जालोर पर विजय प्राप्त करी थी? कब? 1311 ईस्वी में। देखो अलाउद्दीन खिलजी का नाम 1301, 1303, 1308 और अब कहां 1311 में कहां पहुंच जाते हैं? जालोर। ठीक है, तो 1311 ईस्वी में अलाउद्दीन खिलजी ने कौन, किसको? सोनगरा के चौहान शासक, सोनगरा के कौन है? चौहान शासक। कौन था? सोनगरा के चौहान शासक कान्हड़ देव। कौन है? कान्हड़ देव को हराया और जालोर पर क्या कर लिया? अधिकार कर लिया। इस युद्ध का वर्णन दोस्तों पद्मनाभ, क्या है यहां लिख देता हूं, पद्मनाभ, पद्मनाभ, पद्मनाभ ने अपने ग्रंथ, कौन सा ग्रंथ है? कान्हड़ देव प्रबंध में किया है। ठीक है, अलाउद्दीन खिलजी और कान्हड़ देव प्रबंध के मध्य 1311 ईस्वी में युद्ध होता है और इस युद्ध का वर्णन है, ये पद्मनाभ नामक जो कवि है उन्होंने कान्हड़ देव प्रबंध नामक ग्रंथ में इस युद्ध का क्या करते हैं? वर्णन करते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है, राणा कुंभा ने सारंगपुर के युद्ध में किसे पराजित किया था? ठीक है, तो सारंगपुर का युद्ध पहले आपको याद रखना है। सारंगपुर का युद्ध कब हुआ था? तो सारंगपुर का युद्ध हुआ था 1437 ईस्वी में। अब 1437 ईस्वी में हुए सारंगपुर के युद्ध में किसने, राणा कुंभा ने किसे हराया था? महमूद खिलजी को हराया था। दोस्तों याद रखना, 1437 ईस्वी में सारंगपुर के युद्ध में मेवाड़ के महाराणा राणा कुंभा ने मालवा का शासक, महमूद खिलजी कहाँ का शासक था? मालवा का शासक, मालवा का शासक महमूद खिलजी को पराजित किया। और आपसे अगर पूछा जाए कि सारंगपुर वर्तमान में कहाँ स्थित है, तो सारंगपुर वर्तमान में गुजरात में स्थित है। कहाँ स्थित है? गुजरात में स्थित है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, किस लेखक ने कान्हड़ देव प्रबंध नामक ग्रंथ में जालोर युद्ध का वर्णन किया है? तो वह कौन है? पद्मनाभ है। कौन है? पद्मनाभ ने किसके, कान्हड़ देव प्रबंध नामक क्या लिखा? एक ग्रंथ लिखा जिसमें जालोर युद्ध का वर्णन मिलता है। जालोर का युद्ध जो है वो कब होता है? 1311 ईस्वी में होता है। कब होता है? 1311 ईस्वी में युद्ध होता है, जिस युद्ध का नाम क्या है? हाँ, तो कान्हड़ देव प्रबंध नामक जो ग्रंथ है उसकी रचना करने वाले कौन है? पद्मनाभ नामक व्यक्ति है, जिन्होंने जालोर का युद्ध 1311 ईस्वी में किनके बीच होता है? अलाउद्दीन खिलजी और कान्हड़ देव के मध्य होता है। और इसी युद्ध का वर्णन पद्मनाभ ने पद्मनाभ जो है वह कौन सी ग्रंथ में करता है? कान्हड़ देव प्रबंध नामक ग्रंथ में करता है। चलिए अगला क्वेश्चन है, सारंगपुर वर्तमान में किस राज्य में स्थित है? तो मैंने आपको बताया सारंगपुर कहाँ स्थित है? गुजरात राज्य में स्थित है। ठीक है, वहां सारंगपुर के युद्ध में मालवा का शासक महमूद खिलजी को हराया था मेवाड़ के महाराणा कुंभा ने। कब? 1437 ईस्वी में। किस युद्ध में? सारंगपुर के युद्ध में। उसी सारंगपुर की बात की गई यहाँ की वो कौन से राज्य में स्थित है। चलिए अगला क्वेश्चन है, किस विजय के उपलक्ष्य में राणा कुंभा ने चित्तौड़ में विजय स्तंभ का निर्माण करवाया था? कि इनमें से कहाँ राणा कुंभा, इनमें से कौन सी विजय के उपलक्ष्य में चित्तौड़ में एक इमारत बनाते हैं जिसका नाम क्या है? विजय स्तंभ। ठीक है, तो वह कौन सा है? तो दोस्तों मालवा विजय के उपलक्ष्य में, किसके उपलक्ष्य में? मालवा विजय के उपलक्ष्य में राणा कुंभा चित्तौड़ में एक स्तंभ बनाते हैं जिनका नाम क्या है? विजय स्तंभ।
अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस युद्ध का संबंध राणा सांगा से नहीं है? इनमें से कौन सा युद्ध है जिसका संबंध राणा सांगा से नहीं है? तो वह दिवेर का युद्ध है। क्यों? क्योंकि दिवेर के युद्ध में मेवाड़ के शासकों में वहां पर कौन थे? महाराणा प्रताप थे। दिवेर के युद्ध में कौन था? महाराणा प्रताप था। मतलब यहाँ राणा सांगा जो है वो दिवेर के युद्ध में नहीं थे। बाकी गागरोन, खातौली और बाड़ी का युद्ध किसने लड़ा था? राणा सांगा ने लड़ा था। चलिए अगला क्वेश्चन है, खानवा युद्ध से पूर्व राणा सांगा ने बाबर को कहां पराजित किया? कि खानवा के युद्ध से पहले राणा सांगा ने किसको? मुगल शासक बाबर को एक बार हराया था। वह कौन से युद्ध में हराया था? तो बाड़ी के युद्ध में हराया था। ठीक है, फरवरी 1527 ईस्वी में खानवा के युद्ध से पहले राणा सांगा ने मुगल सम्राट मुगल सम्राट बाबर की सेना को परास्त कर कौन सा दुर्ग जीता था? बयाना का दुर्ग जीता था। ठीक है, इसी विजय में राणा सांगा ने राजपूत परंपरा कौन सी? इसी युद्ध में इसी समय राजपूतों की एक परंपरा थी जिनका नाम था पाती पेरवान। क्या नाम था? पाती पेरवान। पाती पेरवान नामक परंपरा की शुरुआत करी थी या अपनाई थी किसने? राणा सांगा ने। चलिए अगला क्वेश्चन हमारा कि राणा सांगा ने किस युद्ध में प्राचीन राजपूत परंपरा पाती पेरवान को अपनाया? वही क्वेश्चन आ गया। तो बयाना के युद्ध के बाद। तो बयाना के युद्ध के बाद राणा सांगा जो है इनकी एक राजपूतों की एक प्राचीन परंपरा थी। कौन सी? पाती पेरना जो परंपरा थी उसको उसने चलाया था। किसने? ये क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछ सकते हैं कि राजपूतों की प्राचीन परंपरा पाती पेरवान जो है वो निम्न में से किस शासक ने अपनाई है? तो किस शासक ने अपनाई है? राणा सांगा ने। कौन से युद्ध में? बयाना के युद्ध के बाद में। ठीक है दोस्तों, आज का ये अंतिम क्वेश्चन है। आज का सिर्फ इतना ही। जिन दोस्तों ने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन के बटन को दबाएं। इसी के साथ दोस्तों आपको ये तरीका पढ़ाने का तरीका कैसा लगा मुझे आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताते रहें। ठीक है दोस्तों, थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।